श्री अरुण सिंह जी। क्या हुआ महोदय, मैं जो जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। इस बिल के माध्यम से जो ट्राइब्यूनल मेंबर्स हैं उनका एज बढ़ाने का प्रावधान है। उसमें अध्यक्ष का भी, जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर का भी, जिसके माध्यम से जो पहले ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 है उसको भी अलाइन करने का इसमें इसके बाद एक प्रयास हुआ है, होगा भी। अगर पूरा बिल को देखें तो इसमें मिनिमम एज भी 50 साल रखी गई है, जिससे उससे कम के एक्सपीरियंस के व्यक्ति ट्राइब्यूनल मेंबर नहीं बन पाए। और जो एडवोकेट होंगे उनको भी 15 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिलेवेंट एक्सपीरियंस मतलब टैक्सेशन में उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर यह बिल पास होने के बाद हाई कोर्ट पे बर्डन भी कम होगा और दूसरा एक बहुत बड़ा पूल मिल जाएगा एक्सपर्ट का, जिस पूल के माध्यम से जो जुडिशियल है उन मेंबर का भी सरकार जो भी सर्च कमेटी अपॉइंट करने का उसको एक मौका मिलेगा। जब जब एडवोकेट को 15 साल जो एक्सपीरियंस है उनको ट्रिब्यूनल मेंबर बनाने का इसमें प्रावधान है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा पूल मिल जाएगा। तो ऐसे जो एक्सपीरियंस एडवोकेट्स हैं उनको भी जुडिशियल मेंबर बनने का एक मौका मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है उसमें भी तेजी आएगी। तो इस बिल ले आने के पीछे बहुत बड़ा होलिस्टिक व्यू है। एक बहुत बड़ा पूल मिलेगा जिसके माध्यम से जो एक्सपर्ट को हम जो सर्च कमेटी है और ट्राइब्यूनल मेंबर बनाने का उसको मौका मिलेगा। दूसरा जो एक्सपर्ट है जिनको लंबे समय से काम करने का अनुभव है, जब उनकी उम्र बढ़ा देंगे, जैसे प्रेसिडेंट के 70 ईयर कर देंगे, मेंबर की 65 से 77 ईयर कर देंगे, 67 ईयर कर देंगे, तो उनके एक्सपर्टाइज को भी और अच्छी तरीके से उपयोग हो सकेगा। और जब उनके एक्सपर्टाइज का अधिक उपयोग हो सकेगा तो वास्तव में जो ग्रीवेंसेस की पार्टी जो रहती हैं, जो अपील करती हैं, उनको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और समय समय पे माननीय न्यायाधीशों द्वारा अपना उनका ऑब्जर्वेशन भी समय समय पे इस प्रकार से वक्तव्य दिया गया, जिसको भी ध्यान में रख करके ये बिल ले आया गया है। और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म तो मैंने कहा है 2021 जो है उससे सिंक्रोनाइज हो जाएगा, अलाइनमेंट हो जाएगा, अलाइन कर जाएगा। यह तभी संभव होता है जब हमारी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जो है वो इस फंडामेंटल पे काम करती है कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, और प्रोएक्टिव और प्रो रिस्पॉन्सिव। जब लोगों के सुझाव आते हैं उस सुझाव के आधार पे समय समय पे अमेंडमेंट करना, एक्ट में अमेंडमेंट करना, रूल्स में अमेंडमेंट करना, और लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से बदलाव ले आना। उसी का अगर आप नतीजा देखेंगे, इसी सोच का नतीजा है कि मोदी सरकार आने के बाद एक दो नहीं 1500 ऐसे कानून थे जो एक तरीके से रिडंडेंट हो गए थे, जिनको कोई यूज नहीं था, ऑब्सलीट हो गए थे। ये सरकार समय समय पे जोड़ते जोड़ते 1500 कानूनों को समाप्त करने का, रिपील करने का काम किया। दूसरा, 25,000 ऐसे कंप्लायंसेस थे, उन कंप्लायंसेस को भी समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया, जिससे लोगों को राहत मिले, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आए। और यहाँ तक कि कंपनीज एक्ट, जब कंपनीज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था तो लोग जाते थे, तो उस समय 14 स्टेप्स होते थे, तब जाकर 14 स्टेप के बाद कंपनी रजिस्टर होती थी। लेकिन मोदी सरकार ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि 14 स्टेप को 5-10 नहीं किया, सीधे 14 स्टेप को 3 स्टेप पे ले आए, और 3 स्टेप पे ले आने के कारण आज 1.5 लाख से अधिक कंपनियां हर वर्ष रजिस्टर हो रही हैं। और टैक्स में भी जो हमारे आयकर दाता है
उनको भी समय समय पे कि टैक्स बर्डन उनके ऊपर कम कैसे हो, वो कम टैक्स दें, उनको राहत मिले। तो अगर आप देखेंगे तो 15 लाख तक जिनकी आमदनी है, अगर यूपीए के समय में देखेंगे तो उन पे टैक्स बर्डन उनके टैक्स बर्डन 19.22% होता था। हमारी सरकार में जो टैक्स के रेट्स कम किए, उनको 10.4%, मतलब सीधे अगर देखें तो 9% राहत टैक्स बर्डन का देने का काम ये मोदी सरकार ने किया। और कारपोरेट में भी जो नई कंपनियां थी पहले 25% का टैक्स होता था, उसको धीरे धीरे कम करके 15% पे लिया है। जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, और उसके साथ जो अन्य कंपनियों पे भी 30% की जगह 25% टैक्स रेट कम किया, 25% हुआ, 30 की जगह 25%। मतलब सोच देखिए, यह सोच वही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किला से बोला था कि हमको वेल्थ क्रिएटर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह वेल्थ क्रिएटर ही है जो इंडस्ट्री लगाता है, लोगों को रोजगार देता है, लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। और उसी के कारण धीरे धीरे टैक्स में भी कटौती किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी ले आए, कई प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। कई सेक्शंस ऐसे थे जो क्रिमिनल नेचर के सेक्शन थे, लोगों को डर लगता था कि अगर यह हमने काम कर दिया तो हम बंद हो जाएंगे। समय समय पे आप देखेंगे तो पिछले 7-8 सालों में डीक्रिमिनलाइजेशन बहुत सारे सेक्शंस को किया गया, जिससे लोगों को एक डर न लगे कि हम उसको बंद कर देंगे। और आगे देखिए, सरकार की सोच ही है कि लोगों को बार बार जाकर के असेसमेंट कराने के लिए जाना न पड़े। तो पहले फेसलेस स्कूटनी ले आए, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ करके फेसलेस स्कूटनी हो, आपको जाके इनकम टैक्स ऑफिसर के बेंच पे न बैठना पड़े। फेसलेस स्कूटनी लिया, फेसलेस स्कूटनी के बाद फेसलेस अपील लिया, और फेसलेस अपील के बाद फेसलेस ट्राइब्यूनल ले आने का काम हमारी सरकार ने किया। यह होता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके फंडामेंटल जब सरकार काम करती है तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। और इन्हीं सब का नतीजा है कि जो हमारा जीएसटी है, उस जीएसटी जो विश्व का सबसे बड़ा कर सुधार, जब वास्तव में जब जीएसटी आया था तो उस जीएसटी के समय चूंकि 17 मेजर टैक्सेस को क्लब किया गया और 13 सेस को उसको मर्ज किया गया। सबको मर्ज करना और एक साथ पूरे देश भर में लागू करना विशेषज्ञों को भी लगता था कि ये तो बड़ा असंभव काम है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्व का वह कर सुधार था। लेकिन यह मोदी जी की इच्छा शक्ति थी। जब मुखिया का हौसला बुलंद हो, मुखिया अगर उसकी इच्छा दृढ़ संकल्प हो, तो सब लोग काम करते हैं और काम करके दिखाया। जीएसटी सफल पूर्वक लागू हुआ पूरे देश भर में। और जीएसटी लागू होने के बाद जो पहले 1,25,000 करोड़ रुपए इतना जीएसटी आता था, 2023-24 में देखेंगे तो 6 बार ऐसा हुआ, 6 बार ऐसा हुआ जीएसटी का कलेक्शन 1,60,000 से ऊपर गया, 1,60,000 से ऊपर। पिछली बार 1,67,000 और 1,60,000, कोई कल्पना कर सकता था? जब जीएसटी का कलेक्शन, जब सरकार के पास जेब में पैसा अधिक आएगा, तभी तो गरीबों के लिए, उनके लिए मकान बनेंगे, उनके लिए स्कूल खुलेगी, उनको अनाज मिलेगा, उनके लिए बिजली मिलेगा, उनको पानी मिलेगा। अधिक पैसा आ रहा है, इसलिए यह जो गरीब के कल्याण में इसका खर्च हो रहा है। दूसरा, जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, इसका सीधा सीधा अगर देखेंगे तो इसी के कारण तो हमारे आज के दिन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पहले यूपीए के समय में मुश्किल से 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 10.5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने के कारण जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उनकी 12 किलोमीटर जो यूपीए के समय में सड़कें बनती थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा है तो 37 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़कें बन रही है। क्योंकि सरकार के पास पैसा है, इसलिए आज वाटरवेज 111 वाटरवेज बन रहे हैं।
सरकार के पास पैसा है इसलिए 74 एयरपोर्ट बने हैं, सरकार के पास पैसा है इसलिए मेट्रो भी चल रही है, अलग अलग शहरों मेट्रो भी 30 शहरों मेट्रो भी चलाने का काम हुआ, और वंदे भारत ट्रेन में भी चल रही है। इसमें जीएसटी का ही सबसे बड़ा योगदान है, इसके कारण यह संभव हुआ। और जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी बड़ी स्पेंडिंग हो रही है 10.5 लाख करोड़ रुपए, तो पूरी की पूरी देखिए वो अर्थव्यवस्था हमारी उठती हुई चली आ रही है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह सारा का सारा एक दूसरे से लिंक होकर के हुआ है, और यह मोदी जी की नीतियों के कारण हुआ। और तभी तो आज के दिन में जितने भी वर्ल्ड की एजेंसी हैं, चाहे IMF हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, जितने भी विश्व की अगर जो चाहे संस्थाएं हैं या रेटिंग एजेंसी हैं, आज भारत को अलग अलग संज्ञा दे रहे हैं। कोई कह रहा भारत उगता हुआ सितारा है, ब्राइट स्पॉट है, और सब इस बात पे तो सभी सहमत हैं कि भारत विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था चलने वाला देश है। और ये पहली बार नहीं, 3 साल से अगर सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था कोई चल रही है तो भारत के पिछले 3 साल से, कोई 1 साल का नहीं है। तो उसके कारण जो पूरे विश्व में भारत के बारे में देखने का, सोचने का नजरिया ही बदल गया। आज सबको लगता है कि भारत जो पूरे विश्व का एक इंजन है, पूरे विश्व की इकोनॉमी को लेके चलने वाला कोई है तो भारत है, आगे भारत ही रहेगा। यह लोगों को परसेप्शन बदला है और यह हकीकत भी है। और इसी के कारण हमारे दोस्तों ने जैसे कहा अभी कई मित्रों ने कि भारत जो है जो 5वीं अर्थव्यवस्था बना, तीसरी अर्थव्यवस्था तो ये मान के चले बनना ही बनना है, और तीसरी अर्थव्यवस्था मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में ही बन के रहेगा, यह मान के चलिए। एक टीमलेस का सर्वे आया है, ये उसने 1820 कंपनियों का एक सर्वे किया। 1820 कंपनियां 14 शहरों में सर्वे हुआ, उनसे जाकर के पूछा कि आप बताइए आपको नई नौकरी है, वर्क फोर्स हायर करने के आपके क्या प्लान है। तो आप यह मानेंगे कि उसमें से 1820 कंपनियां जिनका सर्वे हुआ, 79% कंपनियों ने यह कहा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हाफ ऑफ द ईयर में हम अधिक से अधिक वर्कफोर्स हायर करने जा रहे हैं। उनके प्लान में अधिक से अधिक लोगों को नौकरी वो देने जा रहे हैं। इसका मतलब आर्थिक प्रगति तेजी से चल रहा है, उनका कंपनियों में उनका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है या सर्विस सेक्टर में एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का और अधिक अवसर प्राप्त होगा। यह इसने सर्वे कंपनी ने अभी उसको करके दिया, टीमलेस सर्वे ने। दूसरा फ्लिपकार्ट, इसके भी अब के देखे गए, इसने भी अपने रिपोर्ट में कहा है कि 2023 में जो $60 बिलियन यह रिटेल सेल है, आगे चल करके ये लगातार 17 से 20% ये बढ़ने का काम करेगा। और क्राइसिल ने कहा है कि कोविड के समय के पहले की जो हमारे कंज्यूमर जो कंजम्पशन था, उसमें से कोविड के पहले जो था 18% उसमें वृद्धि हो चुकी है। दिवाली के समय अगर लोगों के पास पैसा है तभी तो दिवाली पे खर्च करते हैं। इस दिवाली पे 3,75,000 करोड़ की खरीदी हुई है। यह अर्थव्यवस्था हमारी कितनी अच्छी चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तभी तो 3,75,000 करोड़ रुपए की बाइंग केवल दिवाली पे हुई है। और फॉरेन टूरिस्ट, आज विदेश के जो फॉरेन टूरिस्ट है वो केवल भारत की ओर देख रहे हैं, भारत में लगातार वो आ रहे हैं, क्योंकि भारत की छवि बहुत बदल भी चुकी है, अर्थव्यवस्था भी हमारी बहुत सुदृढ़ हो चुकी है। 9 महीने में यह फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के 9 महीने में, फाइनेंशियल 1 जनवरी से अगर हम 9 महीने लगाएं तो 9 महीने में 6.43 मिलियन, इस 6.43 मिलियन जो टूरिस्ट हैं वो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आए। और जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आता है तो नहीं चलिए फॉरेन की अर्निंग भी होगी, वो उसमें भी आमदनी होगी।
1,66,000 करोड़ फॉरेक्स की अर्निंग इन 9 महीने में फॉरेन टूरिस्ट के माध्यम से यह भारत को ही है। इसलिए यह चमकता हुआ सितारा है। इसके अलावा जो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, यह इसी से जो कि जैसा मैंने कहा, जेब में अधिक पैसा रहेगा तो जेब में अधिक पैसा रहेगा तो अच्छी तरीके ईमानदारी से खर्च करोगे, ईमानदारी सोच के साथ खर्च करोगे, सही दिशा में खर्च करोगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। जब यूपीए का समय था तो उस समय स्थिति थी, बैंकों की हालत बहुत खराब थी, बैंक डूब रहे थे। यह मोदी सरकार आई तो हम लोगों ने शुरू में देखा तो किस प्रकार का जो पहले पैसा जो है बैंकों के कैपिटल के लिए मांगते थे और बजट में डाला जाता था। टाइम हो गया। तो वह बैंकों के लिए वो पैसा हर बार आता था कि 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 50,000 करोड़ बैंकों को देना है, क्योंकि बैंक को बचाना है। जब कई आईबीसी से लेकर के कई एक्ट आए बैंकों के सुधार के लिए, इनकी वर्किंग के लिए, तो आपको जान करके यह सभी सदन में जान करके यह इस बात की खुशी होगी कि सभी बैंकों का अगर टोटल इनकम देख लें पीएसयूज का, तो पीएसयूज का इनकम 2022-23 में 1,04,000 करोड़ नेट प्रॉफिट, 1,04,000 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट आया। और अपना स्टेट बैंक जो है वो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल बैंक है, वो हो गया पीएसयू जितनी भी देश की कंपनियां हैं। तो 1,04,000 करोड़ रुपए जब बैंकों के पास प्रॉफिट आता है तो वह प्रॉफिट क्या होगा? वह प्रॉफिट जो होगा वो डिविडेंड के माध्यम से वो सरकार को दे रही है, और डिविडेंड जो सरकार को दे रही है तो वो खर्च कहाँ हो रहा है? गरीब के मकान के लिए, गरीब को पीने के पानी के लिए, इन चीज़ों में खर्च हो रहा है। बैंकों की हालत कितनी, पहले उनको हम देते थे, अब बैंक सरकार को डिविडेंड देना शुरू कर दिए है। यह पिछले 9 सालों में इस प्रकार से बदलाव आया है। और यह नीतियों सरकार की, मोदी सरकार की नीतियों का ही यह नतीजा है कि देखिए आज स्टार्टअप हमारे जो, चूंकि भारत के बारे में छवि बदली है और युवाओं के मन में विश्वास भी आया है, इसके कारण जो पहले स्टार्टअप जो यूपीए में थे 350 स्टार्टअप थे, आज 90,000 स्टार्टअप हो गए। कितने लोगों को नौकरी मिल रही होगी, कल्पना करिए। इसी प्रकार से यूपीए के समय में यहाँ के उद्योग बंद होते थे, उद्योगपति बाहर लगाकर जाते थे उद्योग लगाने के लिए। आज बाहर के लोग लगातार लाइन लगाए हुए हैं कि आकर के उद्योग यहाँ लगाओ। मोबाइल जो है, उनके समय में 2 कंपनियां थी मोबाइल बनाने वाली, आज 200 से ऊपर मोबाइल कंपनियां हो गई। डिफेंस के क्षेत्र में 686 करोड़ रुपए का पहले यह एक्सपोर्ट होता था, आज 16,000 करोड़ रुपए। इंटरनेट यूजर पहले 32 करोड़ थे, आज हमारे 88 करोड़। यह इन सब चीज़ों का यह नतीजा ही है कि, और जो आज हमारा एमएसएमई एक्सपोर्ट है, एमएसएमई एक्सपोर्ट जो है वह भी, चूँकि एमएसएमई सेक्टर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, वह एमएसएमई एक्सपोर्ट का आज 13.84% आज एक्सपोर्ट में उसके वृद्धि हुई है। और हमारे जो मिडिल इनकम के लोग ग्रुप हैं, आज डीमैट अकाउंट सीधे देख लीजिए। डीमैट अकाउंट पहले यूपीए के समय में 2 करोड़ थे, आज डीमैट अकाउंट हमारे समय में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनके नीतियों पर विश्वास करके जो माहौल बना है, उस माहौल के कारण आज 11.5, 2 करोड़ से 11, मतलब 6 गुना से अधिक डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। और म्यूचुअल फंड में उनके समय, यूपीए के समय 1 करोड़ म्यूचुअल फंड होते थे इन्वेस्टर, आज के दिन में 4 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो गए। आज हमारे कांग्रेस के लोग हैं नहीं तो इनको इस बात को सुनना चाहिए था कि किस प्रकार से भारत की तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। और यह भारत की जो तस्वीर बदली है, यह तस्वीर उस ओर जा रही है जो एक संकल्प लिया है कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था तो बनेगा तीसरे कार्यकाल में। और जो भारत की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है, उस नीतियों के माध्यम से
भारत विकसित भारत बन के रहेगा और भारत विकसित भारत बनेगा, यह सबके मन में इस विश्वास भी है और संकल्प भी है। टाइम हो गया मान्यवर। इस प्रकार से कहने को तो बहुत कुछ है। अब एप्पल फोन है, पहले एप्पल फोन क्या होता, बाहर से आता था और यहाँ से फॉरेक्स बाहर जाता था। आज आपको मालूम है नहीं, इसको समझना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि जब हमारे पास जीएसटी के माध्यम से पैसा आता है, कलेक्शन बढ़ा, कलेक्शन जब बढ़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, लोगों को सुविधा देने के किया, तो फॉरेन की भी कंपनियां आके मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं। अगर पैसे ही नहीं जेब में हो तो कोई क्या करेगा। जैसे पहले यूपीए का समय था, पॉलिसी पैरालिसिस थी, ये बाहर यूपीए के समय जब बाहर जाते थे विदेशों से पैसा मांगने के लिए, एक बार $25 बिलियन पैसा मांगने के लिए गए। ये पैसा 25 ट्रिलियन नहीं, $25 बिलियन पैसा मांगने के लिए गए थे। ये चिदम्बरम जी से लेके सब जा करके वहाँ बड़े बड़े रोड शो करने का काम किए। और जब यूपीए की सरकार थी और पैसा मालूम है कि 2.1 या $2.5 बिलियन ही मिल गया, इससे ऊपर मिला नहीं। $25 बिलियन का लक्ष्य लेके गए थे कि विदेश से पैसा लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट, और $2 बिलियन ही मिला। क्योंकि सभी को लगता था कि भारत में तो 25 के टारगेट लेके गए थे और 2 लेके आए। हाँ 2 ही, हाँ 2 खर्च करके गए होंगे। तो इस प्रकार के हाँ, इस प्रकार से एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, कोई निर्णय नहीं करता था। 25, 26 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, इतनी कमेटियां बनती थी, किसी को मालूम ही नहीं निर्णय कौन करना है। निर्णय लेने के लिए एक कमेटी बनती थी और निर्णय लेती थी कि निर्णय नहीं लेना है, तो कोई निर्णय नहीं होता था। उद्योगपति जेल में जाते थे, ब्यूरोक्रेट जेल में जाते थे, 2G 3G कितने स्कैम होते थे। और उस समय एक सर्वे किया गया था, जो विश्व की एजेंसी थी, उस एजेंसी ने जो सर्वे किया, उसने सर्वे किया कि आज 10 में से 9 भारतीय नाखुश थे। अब यहाँ के इंडस्ट्रीज विदेशों में पैसा जाकर के लगा रहे थे, पूरी पॉलिसी पैरालिसिस थी, अंधकारमय की स्थिति थी। उससे बदल करके आज लाइन लगा करके फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, और आ ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया के माध्यम से यहाँ पे उत्पादन करेंगे, यहाँ टैक्स देंगे, वो भारत की उन्नति के लिए काम आएगा। यह बदलाव आया है और इसीलिए एप्पल कंपनी FOB की बेसिस पे, जो फॉरेन ऑन बोर्ड एप्पल कंपनी, उसके माध्यम से अब आप देखिए जो 60,000 करोड़ रुपए का उसमें मैन्युफैक्चरिंग एप्पल के फोन के कहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है। और 60,000 करोड़ रुपए का जो मोबाइल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, 70% मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ। इसका मतलब देश को उसकी आमदनी मिली। और जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते थे, पहले हम नेट माइनस में जाते थे, आज ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का देखेंगे तो पिछले वर्ष 2 लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट हुआ है। तो भारत से एक्सपोर्ट विदेशों में हुआ है। पहले हम इंपोर्टर होते थे, बाहर से आयात करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करते हैं। यह भारत की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यह हुआ इसलिए, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच के कारण हुआ है, उनकी नीतियों के कारण हुआ है। जो ट्रांसपेरेंसी ले आने का काम उन्होंने किया अपने सभी कार्य के क्षेत्रों में, उसके कारण ऐसा हुआ है। और इसीलिए आज सभी लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस बिल का जो आया है, इस बिल का समर्थन करता हूं। और इसलिए भी कि और खुले मन से समर्थन करता हूं कि जैसे मैंने कहा कि यह मोदी सरकार है, प्रोएक्टिव है, प्रो रिस्पॉन्सिव है। जब लोगों की राय आती है, लोगों की ज़रूरत होती है, उन ज़रूरतों को ध्यान में रख करके समय समय पर अमेंडमेंट ले आती है।
इस बार भी अमेंडमेंट ले आइए। इस अमेंडमेंट के माध्यम से बहुत बड़े वर्ग को जो जीएसटी पे करता है उसको राहत मिलेगी, हाई कोर्ट पे केस कम होगा, हमारे जो पूल है, जो एक्सपर्ट के पूल है, जो उसमें भी वृद्धि होगी और उसमें भी अधिक लोग होंगे, उसमें भी सुविधा मिलेगी। खुले मन से जो निर्मला सीतारमण जी ले आई है बिल, उसका मैं समर्थन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।